नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं मोनू चौधरी और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th की ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। यानी आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्लास 11th जो है उसकी ज्योग्राफी का क्या सिलेबस है और कौन कौन से चैप्टर उसमें जो होते हैं हमें अच्छे से पढ़ने होते हैं और कौन से जो होते हैं वो एक दूसरे से बॉन्डिंग या कनेक्ट होते हैं या जुड़े होते हैं। इन सारी बातों की चर्चा आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं। यानी कि क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है वो दो बुकों में बटी हुई, यानी दो बुकों का अध्ययन हमें क्लास 11th की ज्योग्राफी में करना होता है, जिसमें पहली आपकी जो बुक है उसको हम भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत कहते हैं। जैसे ही हम 12th में जाएंगे, इस बुक का जो नाम है भौतिक जो है इसकी जगह मूल जो है मूल सिद्धांत हो जाएंगे किसके, मानव भूगोल के। यानी कि इस क्लास 11th में आपको भौतिक भूगोल को अच्छे से पढ़ना है ताकि अगले साल जब आप क्लास 12th में जाए तो मानव भूगोल जो है आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल दोनों एक दूसरे से कनेक्ट है। तो भौतिक भूगोल की चर्चा पूर्ण रूप से 11th में की गई है, जबकि मानव भूगोल की पूरी चर्चा हम किस में करेंगे, 12th में। लेकिन क्लास 10th में हमने क्या पढ़ा जो किसी ना किसी रूप में ज्योग्राफी से टच होता है। तो क्लास 10th में हमने भू संरचना पढ़ी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जल वगैरह, महासागर वगैरह का थोड़ा थोड़ा बेसिक अध्ययन हमने किया। तो वो किसी ना किसी रूप से क्लास 11th में आपके काम आएगा। आपका वो जो ज्ञान है 10th का वो किसी ना किसी रूप में आपको हेल्प करेगा क्लास 11th में। तो हम जानते हैं कि क्लास 11th में जो है वो सिलेबस किस तरह से है और वास्तविक रूप से सिलेबस जो है वो कितनी इकाइयों में बटा हुआ है और कितने कितने चैप्टर है। मैंने आपको बताया कि क्लास 11th में दो बुक्स चलती है, जिसके अंदर पहली जो आपकी बुक्स है वो है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। ये वाली भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, इसकी जो पहली इकाई है, पहली इकाई का जो नाम है वही पहले चैप्टर का नाम है। यानी ये पहला चैप्टर है भूगोल एक विषय के रूप में। क्या पढ़ा हमने, भूगोल एक विषय के रूप में। यानी कि 11th क्लास का जो पहला बुक है उसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, और उसका जो पहला चैप्टर है उसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में। जो इकाई है उसी का नाम क्या दिया गया है, चैप्टर दिया गया है। यानी इसमें पहले चैप्टर में सिर्फ आपको ये सब्जेक्ट ये बताएगा, ये बुक्स जो है आपको ये बताएगी पहले चैप्टर में कि वास्तविक रूप में हमें भूगोल में पढ़ना क्या होता है। यानी भूगोल एक विषय के रूप में पहला चैप्टर है। इकाई दूसरी शुरू होती है और इकाई जो दूसरी है वो पूरी तरह से पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमती है। किसके इर्द गिर्द घूमेगी, पृथ्वी के। यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का जो दूसरा इकाई है वो आपको किसी ना किसी रूप में चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ घुमाएगा। यानी इसमें देखो पृथ्वी, महासागर और महाद्वीप वो भी पृथ्वी पर। तो ये किसी ना किसी रूप में आपको चारों तरफ किसके घुमाने वाला है, पृथ्वी के। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे हम, चैप्टर 2 में हम देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। यानी कि पृथ्वी जो इकाई आपकी सेकंड है उसमें आपका दूसरा चैप्टर जो है वो कह रहा है कि पृथ्वी वास्तविक रूप से बनी कैसे, पहले गर्म थी फिर ठंडी हुई। ये सारी बातें हम किस में करने वाले, दूसरे वाले चैप्टर में। उसके बाद इसका विकास कैसे हुआ, यानी पृथ्वी का विकास कैसे हुआ, पृथ्वी धीरे धीरे अपने आप को डेवलप कैसे कर पाई, ये सारी जानकारी किस में है, दूसरे वाले चैप्टर में। तीसरा चैप्टर क्या कह रहा है, पृथ्वी जो है उसकी आंतरिक संरचना कैसी है, यानी क्रस्ट, क्रोड, मेटल, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है। और आगे जब पढ़ेंगे ना हम तो इसमें खनिज और जब शैला आएगी उसमें आग्नेय और अवसादी चट्टानों की बात आएगी। यानी कि बेसिक तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि जो ज्योग्राफी है 11th की, जो भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमती है, पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल का भी अध्ययन करती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी अध्ययन करती है और पृथ्वी का जो क्लाइमेट है उसका भी अध्ययन कौन करती है, भौतिक भूगोल। देखिए कैसे, इकाई सेकंड में हमने कहा पृथ्वी, दूसरा चैप्टर क्या कर रहा है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास। तीसरा चैप्टर क्या कर रहा है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि दूसरा तो कह रहा है पृथ्वी बनी कैसे और उसका विकास कैसे हुआ। तीसरा चैप्टर कह रहा है पृथ्वी अंदर से कैसी है, और चौथा चैप्टर कह रहा है इसमें महासागर और महाद्वीप ये कैसे डेवलप हुए। यानी महासागर जलीय क्षेत्र होता है जिसमें पानी पानी होता है, तो ये कैसे बना, और महाद्वीप एक धरातलीय स्थल है तो ये कैसे बना, इसकी बात कौन करता है, चौथा वाला चैप्टर। यानी कि पृथ्वी से रिलेटेड 2, 3 और 4 चैप्टर, यानी कि ये 3 चैप्टर किससे रिलेटेड है, पृथ्वी से। ठीक है, अगली इकाई क्या कहती है, अगली इकाई कहती है भू आकृतियां। भू आकृतियों का क्या मतलब है, जमीन पर जो आकृतियां बनी हुई है वहां से कई स्थानों से खनिज मिलते हैं, जैसे कि पहाड़ी क्षेत्रों से कई जगह टंगस्टन मिला है। क्या मिला है, टंगस्टन। तो टंगस्टन एक खनिज है
और पृथ्वी की आंतरिक संरचना का फिर इसमें जिक्र किया गया, आग्नेय, अवसादिक, आंतरिक जो सेलें होती है उनका जिक्र इसमें किया गया। यानी कि 5वां चैप्टर जो इकाई 3 का है वो आपको खनिज एवं सेलों के बारे में बताता है। फिर चैप्टर जो 6 है वो भूमि की आकृतियां और प्रक्रिया, यानी भूमि की जो आकृतियां हैं उसकी प्रक्रिया क्या थी, पहाड़ कैसे बन पाया, प्रशांत महासागर कैसे धस पाया, यानी कि ये सारी चीजों की जो भू आकृति और उसकी प्रक्रियाएं जो है उस पर चर्चा कौन करता है, 6 वाला चैप्टर। ठीक है। 7वां चैप्टर भू आकृतियां तथा उनका विकास, यानी जमीन की जो आकृतियां हैं उनका विकास कैसे हुआ। जैसे हमने पढ़ा ना पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ, वैसे ही ये चैप्टर कह रहा है पृथ्वी पर जो क्या है आकृतियां हैं उनका विकास कैसे हुआ। यानी जिसको ये चैप्टर जिसको अच्छे से समझ में आता है उसको क्या समझ में आ जाती है, भू आकृतियां। क्योंकि ये तीनों चैप्टर क्या करते हैं, पृथ्वी को अच्छे से समझाते हैं और पृथ्वी पर जो खनिज सेलें, भूमि की आकृतियां और उनका विकास, इन चीजों को कौन समझाता है, 5, 6 और 7। यानी मैं आपको फिर से बता दूं, चैप्टर 2, 3 और 4 जो पृथ्वी के बारे में बताते हैं, हमें महाद्वीप और महासागरों के बारे में बताते हैं। 5, 6 और 7 जो है वो हमें पृथ्वी पर जो रूप बने हैं, धरातल पृथ्वी की जो बनावट है, संरचना है, उसके बारे में तीनों चैप्टर में समझाते हैं। यानी जिसको ये समझ में आते हैं उसको ये भी समझ में आ जाते हैं। और पहला चैप्टर हमने देखा भूगोल एक विषय के रूप में। तो कितने चैप्टर हम देख चुके हैं, 7 चैप्टर। अब हमारी जो चौथी यूनिट आती है उसको हम कहते हैं क्लाइमेट, यानी जलवायु। जलवायु के बारे में बताता है और ये सारा ही जो इकाई है ये एटमॉस्फेयर, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमेगा। देखो इसमें वायुमंडल 8वें लेसन में वायुमंडल संगठन और संरचना, वायुमंडल कैसे बना और कैसे कार्य करता है, वायु का ढांचा। ठीक है। जिसमें हम क्षोभ मंडल, समता मंडल, मध्य मंडल, ओजोन मंडल, बहिर्मंडल ये सब पढ़ते हैं, वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। अब इसके बाद क्या आता है, 9वां सौर विकिरण, उष्मा संतुलन एवं तापमान, यानी कि वायुमंडल के ही पार्ट है। सौर विकिरण, सूर्य की गर्म किरणें जो होती हैं उष्मा किस प्रकार हमें देती है, उनको संतुलित कैसे किया जा सकता है, और तापमान किस क्षेत्र में कितना होना चाहिए, इनकी जानकारी हमें कौन देता है, 9वां लेसन। यानी वायुमंडल पढ़ते ही उसकी सौर विकिरणों को पढ़ेंगे, उष्मा पढ़ेंगे, संतुलन पढ़ेंगे और तापमान पढ़ेंगे। ठीक है। 10वां लेसन वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणाली, यानी वायुमंडल जो है वो उसमें जो तूफान वगैरह होते हैं या चक्रवात होते हैं, प्रति चक्रवात होते हैं, किस प्रकार आते हैं, और मौसम में जो चेंज होते हैं, वेदर में जो चेंज होते हैं वो किस प्रकार होते हैं, ये हम किस में देखने वाले हैं, 10वें चैप्टर में। वायुमंडल में जल, हमारा 11वां जो चैप्टर है वो हमें बताएगा कि वायुमंडल जो है उसमें जल की मात्रा कैसे होती है। हाइड्रोजन जो गैस होती है, हीलियम जो गैस होती है वो ऊपर होती है, यानी सबसे हल्की गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है सबसे भारी गैस होती है, धरातल से थोड़ी उठी हुई रहती है। वैसे ही वो जल को ले जाने में सहायता करती है या नहीं करती है। जल जो है उसका वाष्पीकरण कैसे होता है, जल जो है बारिश करने में संवहन प्रक्रिया एक पढ़ेंगे इसके अंदर हम, वो कैसे बनती है, ये सारी चीजें हम किस में पढ़ने वाले हैं, 11वें चैप्टर में। 12वां चैप्टर जो है वो हमें कह रहा है पूरे वर्ल्ड की जो जलवायु है और उस जलवायु में क्या क्या परिवर्तन आते हैं, इसका जिक्र कौन सा चैप्टर करने वाला है, 12वां चैप्टर। यानी कि मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, पहला चैप्टर सिर्फ भूगोल के बारे में बताएगा कि भूगोल क्या है, जबकि 2, 3, 4 जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमेंगे, पृथ्वी के बारे में बताएंगे। जबकि 5, 6 और 7 जो है पृथ्वी ऊपर क्या है और कैसे है इसको बताएंगे। 8, 9, 10, 11, 12 चारों ओर घूमेंगे किसके, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के। आगे देखिए इकाई 5, ये जल की बात करेंगे। जैसे वायुमंडल यानी पिछली इकाई में सिर्फ हम हवा की बात कर रहे थे, वैसे ये जल की बात कर रहे हैं। ठीक है। कैसे, महासागर का जल, पहला 13वां लेसन जो है वो क्या कर रहा है, महासागर के जल के बारे में बता रहा है। 14वां लेसन जो है वो बता रहा है महासागरीय जल और उसकी संचलन इकाई, यानी कि महासागर का जो जल है वो कैसे किस प्रकार से अपना आप को डेवलप कर पाया और वो कैसा होता है, पीने योग्य होता है या नहीं होता है, उसके संचलन इकाई यानी वो अपनी गतिविधियों को कैसे करता है, उसके अंदर जवार भाटा वगैरह कैसे आते हैं, ये सारी जानकारी 13 और 14 लेसन आपको देने वाले हैं। जबकि इससे पूर्व की एक इकाई में अभी जिक्र किया था हमने, उसमें हम महासागर और महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे। यानी वो जिसको ये वाले फिर से देख लीजिए आप, जिसको महासागर और महाद्वीप का विवरण समझ में आ गया उसको क्या समझ में आ जाएगा, महासागरीय जल और महासागरीय जल संचलन की इकाई। ठीक है। अब देखिए इकाई जो 5 है वो पृथ्वी पर जीवन कैसे, यानी कि यहां हमने पढ़ा पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसे है और पृथ्वी के बारे में। अब यहां जीव कैसे रह पाते हैं उसका जिक्र 15वां लेसन और
16वां लेसन करता है पृथ्वी पर जीवन कैसा है और जीवों में विविधता यानी अलग अलग रूप कैसे पाया जाता है और वो अपना संरक्षण कैसे करते हैं। ये तो सिर्फ थी एक बुक, सिर्फ एक ही बुक थी। दूसरी वाली बुक कौन सी है उसको देखते हैं। दूसरी वाली बुक है भारत का भौतिक पर्यावरण, यानी कि इर्द गिर्द जो हमारे चारों ओर का जो आवरण होता है उसे हम क्या कहते हैं, पर्यावरण, यानी उसका अध्ययन करेगा। उसमें क्या आता है, अब जैसे वो बुक हमें सबसे पहले भूगोल के बारे में बता रही थी, तो ये बुक सबसे पहले भारत किस अक्षांश और देशांतर में, किस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में है, इसका अध्ययन कौन कराता है, पहला चैप्टर। इसका जो भू आकृति विज्ञान जिसे हम कहते हैं खंड 2 इकाई 2, वो कराती है पृथ्वी की संरचना कैसी है और उसकी भू आकृति कैसी है भारत के संदर्भ में। यानी आप कहेंगे सर ये तो पिछली बुक में भी बताया आपने, तो इसे दोबारा क्यों बता रहे हो, क्योंकि पृथ्वी की यानी आकृति तो हम पिछली बुक्स में कर चुके हैं, वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड कर रहे थे। इसमें हम देखेंगे कि भारत की स्थिति, उस वर्ल्ड के अंदर भारत कहाँ है, उसकी संरचना, भू आकृति आदि देखेंगे। इसमें हम देखेंगे भारत की नदियां, अफवाह तंत्र, भारत की नदियां यानी अफवाह तंत्र, ये तीसरा चैप्टर है। इकाई 3 जो है वो क्लाइमेट और सोइल्स वगैरह, वनस्पति वगैरह, इसके बारे में बताएगी। जलवायु, वनस्पति और मृदा के बारे में बताएगी। क्या बताएगी, भारत के अंदर जलवायु कैसी है, शीत, शीतोष्ण, उष्ण कटिबंध, ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ेंगे। 5वां जो आपका लेसन है वो प्राकृतिक वनस्पति की बात करता है। प्राकृतिक वनस्पति क्या है, यानी कि ऐसी जड़ी बूटियां जो प्रकृति ने हमें दी है, वो कौन कौन सी जड़ी बूटियां कहां पाई जाती है। जैसे मैं कहूं सेवन घास, जिसे फॉग परफ्यूम वगैरह बना करते हैं, वो कहां मिलेगी, तो वो राजस्थान के जैसलमेर में मिलेगी। तो ऐसी बातों की चर्चा कौन करेगा, प्राकृतिक वनस्पति वाला लेसन। यहां हम मिट्टियों की बात करेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहां होती है, काली मिट्टी कहां होती है, इन सारी मिट्टियों की चर्चा हम किसमें करने वाले, 6 वाले लेसन में। और जो आपकी 4th यूनिट है वो कह रही है प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं। इसकी बात यानी प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं जो होती है उसका अध्ययन, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी, इन सब का अध्ययन हम किस में करने वाले, 7 में। यानी कि भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत आपकी एक बुक है और भौतिक पर्यावरण आपकी दूसरी बुक है। भारत का भौतिक पर्यावरण आपकी 2nd बुक है, जबकि 1st बुक आपकी क्या है, जो भूगोल है उसके मूल सिद्धांतों को, यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांतों को लेकर चलती है। तो वो थोड़ी डिफिकल्ट है, ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन हमारे लिए कोई भी डिफिकल्ट नहीं है और कोई भी सिंपल नहीं। अपन को एक रणनीति, यानी कि हम लोगों को एक रणनीति के साथ अच्छे से नोट्स बनाते हुए अच्छे से आपको पढ़ना है। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, आपको मन लगा के रेगुलर वीडियो देखना है, रेगुलर लेक्चर को देखना है और अच्छे से समझना है। जो कोई भी डाउट हो उसको कमेंट में बताना है कि हमें इस चीज में या फिर इस टॉपिक में हमें किसी ना किसी प्रकार का डाउट है। तो धन्यवाद, आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही।